नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नई दिल्ली में मोदी के विरोधियों की एक नई मीटिंग शुरू होने वाली है। इस बार पहले राउंड में कांग्रेस और नीतीश कुमार की मीटिंग होनी है, लेकिन नई दिल्ली पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी ने पटना में पार्लियामेंट की नई पिक्चर चिपका दी। पिछली बार लाल किले की फोटो लगाई गई थी। नीतीश की पार्टी अब उन्हें नया नीतिकार बता रही है। चुनाव कर्नाटक में है। नरेंद्र मोदी की पार्टी कर्नाटक के टिकटों को फाइनल कर रही है और एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। बिल्कुल गुजरात फॉर्मूले की तरह कई बड़े चेहरों का टिकट कट सकता है। नए लोगों को मौका मिल सकता है, ताकि अगर एंटी इंकम्बेंसी है तो नए चेहरों पर वोट मिले। लेकिन कर्नाटक से दूर राहुल और प्रियंका इस वक्त केरल में हैं और बवाल राजस्थान में मचा हुआ है। एक नया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। मोदी विरोधी नेताओं में शुमार राहुल, नीतीश, केजरीवाल, ममता, केसीआर, ओवैसी, ये सब एक फॉर्मूला बताते हैं कि अगर संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए, अगर बीजेपी के 543 उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष के 543 उम्मीदवार ही खड़े किए जाएं, तब मोदी को हराया जा सकता है। पहली बार एक सर्वे भी आया जिसे देखकर मोदी विरोधी खेमा खुश होगा। क्या है यह सर्वे और ये कितना पुख्ता है, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। क्या 24 में मोदी की 63 सीटें कम हो जाएंगी? क्या मोदी 303 से सीधे 240 पर आ जाएंगे? क्या विपक्षी पार्टियों को 134 सीटों का नेट प्रॉफिट होगा? क्या मोदी विरोधी खेमा 191 से सीधे 325 तक पहुंच सकता है? मोदी ने 24 के लिए 400 पार का टारगेट रखा है, लेकिन अब मोदी को हटाने वाली एक नई थ्योरी घूम रही है। एक नई हेडलाइन बनी है, नई खबर छपी है। इस एक हेडलाइन को मोदी विरोधी खेमा जगह जगह घुमा रहा है। 24 वाले इस नए कैलकुलेशन, नए समीकरण से क्या मोदी की पार्टी को टेंशन लेने की जरूरत है? इस नए पॉलिटिकल कैलकुलेटर का मीटर कहता है कि अगर 24 में सारे मोदी विरोधी साथ आ गए तो विपक्ष 300 से 305 सीटें जीत सकता है। बीजेपी को 235 से 240 सीटों पर रोका जा सकता है। क्या यह सिर्फ हवाई बातें हैं या ग्राउंड सिचुएशन बदल गई है? क्या वाकई में इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या मोदी विरोधी गुट 24 में प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झटका दे सकता है? अगर हां, तो यह फॉर्मूला है क्या? इस फॉर्मूले का बेस क्या है, पहले यह समझिए। चुनावी कैलकुलेशन करने वाली एजेंसी सीएसडीएस ने एक आंकड़ा निकाला है। सीएसडीएस ने 19 के चुनाव में बीजेपी और बाकी दलों को मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से 24 की सीटों का विश्लेषण किया है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.36% था। एनडीए को कुल 44.87% वोट मिले थे, जबकि 8 पार्टियों का वोट शेयर सिंगल डिजिट में था। कांग्रेस 20% के पार नहीं जा पाई। अन्य का वोट शेयर भी 22% ही रहा। दावा है कि 24 के चुनाव में अगर बीजेपी का वोट शेयर 1% भी कम हुआ तो उसकी सीटें 303 से घटकर 225 से 230 तक पहुंच सकती हैं और विपक्षी खेमा 310 से 325 का फिगर टच कर सकता है। बीजेपी का वोट शेयर अगर 2% घटा तो सीटों की संख्या सीधे 210 से 215 हो जाएगी। विपक्षी 325 से 330 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यह कैलकुलेशन तभी फिट बैठेगा जब तमाम दूसरी पार्टियां एक साथ आ जाएं। मोदी के दुश्मन यह कैलकुलेशन देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन 24 में जीत की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी एक पेंच है, एक सियासी लोचा है। क्योंकि अगर 24 में यूनाइटेड ऑपोजिशन का 5% वोट छिटक जाए, यानी अन्य को चला जाए या बीजेपी को ही मिल जाए, तो मोदी की पार्टी 242 से 247 सीट तक पहुंच जाएगी। विपक्ष 330 से घटकर 290 से 95 पर आ जाएगा। 19 में मिले वोटों से अगर विपक्ष के खाते से 10% वोट कम हो जाए तो बीजेपी 272 से 277 तक पहुंच जाएगी। विपक्ष 263 से 268 पर रह जाएगा। यह सब तब होगा जब पूरा विपक्ष यूनाइटेड होगा। 2024 के चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है और एक बात की तो चर्चा बहुत है कि अगर विपक्ष बटा रहा तो बीजेपी को उसका भारी फायदा मिलता है।
तो चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या सारी पार्टियां अगर मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाएं, बीजेपी के खिलाफ अगर एकजुट हो जाएं, तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर ऐसी एक संभावना बनती है कि सारी की सारी नॉन बीजेपी पार्टियां एक साथ हो जाएं, तो क्या संभावना बनती है। अब आधार यह है कि जितना वोट उनको 2019 में आया था, अगर उतना ही वोट 2024 में भी आता है तो उससे क्या संभावना बनती है। और ऐसा लगता है कि अगर ऐसी सूरत हुई तो 300 के पार विपक्षी पार्टियां जा सकती हैं और बीजेपी का आंकड़ा नीचे गिर सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक इफ है, क्या ये संभावना, ऐसी स्थिति बन सकती है। और अगर उनको उतने ही वोट मिलते हैं और बीजेपी के खिलाफ जो वोट बिखरा हुआ है वो एकजुट हो जाए, तो बीजेपी की सीटें बहुत नीचे आ सकती हैं, 220, 230 ये संभावनाएं हैं। जितना वोट बटा हुआ रहेगा, मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ सारे वोट बटे हुए रहे, तो बीजेपी को अगर 1-2% ऊपर जाएगा तो उसकी सीटें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। और विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट हो गई और बीजेपी का वोट 1-2% भी नीचे जाए, क्योंकि जिसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, अगर सारा का सारा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया तो बीजेपी की 1-2% वोट नीचे आने से उनकी सीटें गिर सकती हैं। ये कागजी एनालिसिस है। अब ये धरातल पर ये उतर सकता है या नहीं उतर सकता, ये तो देखने की बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी विरोधी गुट एक मंच पर आकर मोदी से लड़ेगा या फिर लड़ाई एक तरफा होगी। एक हिंट अमित शाह ने दिया है। मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा करी, बाद में ये 3 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे। राहुल बाबा अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है, यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी विरोधियों की गठजोड़ वाली प्रॉब्लम ही ऐसी है जो किसी भी कैलकुलेशन से सही नहीं हो सकती। यह थ्योरी ग्राउंड में फिट बैठती नहीं दिख रही। हां, सत्यमेव जयते वाले स्लोगन के साथ राहुल के वायनाड वाले रोड शो में भीड़ जरूर दिख रही है, लेकिन क्या यह भीड़ नेशनल लेवल पर मोदी विरोधी खेमे के लिए वोट बटोर सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि मोदी के खिलाफ 24 के मद्देनजर न कोई उस लेवल का नेता है, न ही विपक्षी खेमे के पास मोदी के खिलाफ कोई सॉलिड नैरेटिव है, न कैडर है, न इमोशन है और न ही विनिंग फैक्टर है। विरोधी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इमोशन जनरेट कर पा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जबकि मोदी ग्राउंड पर काम करके दिखा रहे हैं, सीधे पब्लिक के बीच जा रहे हैं। मोदी विरोधी खेमे के पास चेहरे ही चेहरे हैं, मगर इन सब चेहरों पर दाग बहुत गहरे हैं। ये सारे अगर आपस में जुड़ भी जाएं, तो भी 24 में वोट इनके फेवर में ट्रांसफर हो जाए, लगता नहीं है। मसलन कुछ घंटों पहले की यह हेडलाइन पढ़िए। खबर है कि जेडीयू ने लगभग तय कर लिया है कि उनकी तरफ से 24 के लिए पीएम पद के कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे। यह हेडलाइन खड़गे और नीतीश के बीच हुई बातचीत के बाद बनी और इसी के बाद मंगलवार शाम नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर गए। नीतीश अगले 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मिलेंगे, शरद पवार से भी मिलेंगे, केजरीवाल से भी इन पर्सन मीटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश के दिल्ली टूर का प्लान ही 24 को ध्यान में रखकर और विपक्ष को लामबंद करने के इरादे से बनाया गया है। वो तो हमारे अलाय हैं, हम लोग तो इकट्ठे एक सरकार चला रहे हैं। चर्चा चलते रहनी चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है। कई बार आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है, कई बार आपको दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी देती, लेकिन प्रक्रिया चल रही होती है। एक लाइन में कहें तो मोदी विरोधियों की अभी तक सिर्फ मिलने की खबर है,
24 के लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, किसी के नाम पर भी मुहर नहीं लगी है। पीएम की रेस में नीतीश, राहुल, केजरीवाल, ममता सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। सवाल यह है कि जब विपक्ष जुड़ेगा ही नहीं तो 24 में वोट जोड़ने वाला फॉर्मूला कैसे लागू होगा? और क्या बीजेपी को रोकने के लिए ही विपक्षी पार्टियां गठबंधन करने से बच रही हैं? क्या यह विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है? इसे कुछ उदाहरण से समझिए। अखिलेश कांग्रेस से हाथ मिलाने से बच रहे हैं, लेकिन केसीआर और ममता से मिल चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि अगर थर्ड फ्रंट को ममता लीड करें तो 24 में बीजेपी को रोका जा सकता है। विपक्षी दलों का मेन फोकस इस वक्त यही है कि वोटर्स में ध्रुवीकरण न हो। विपक्ष का यह मानना है कि गठबंधन करके एक ही पार्टी को हमेशा फायदा नहीं होता है, वोटर्स बंट जाते हैं। इसलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से बच रहे हैं। बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और ओडिशा में क्षेत्रीय शक्तियां ही बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस ने भी इसीलिए अपना पूरा फोकस छोटे दलों पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में अंदर खाने चल रही खींचतान से जबरदस्त कंफ्यूजन फैला है। शरद पवार ने अडानी मामले पर पहले एक लाइन ली, राहुल को साइडलाइन किया, मगर अब कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के लिए जेपीसी की मांग से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम संवैधानिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे, हम सत्ता के लिए नहीं। संवैधानिक व्यवस्था बचेगी तो देश बचेगा। जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस करने का काम देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी कर रही है, उसके विरोध में हमारी लड़ाई है और वो लड़ाई हम जीतेंगे। देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। सारे विपक्ष के दल मिलकर एक मांग कर रहे हैं। अब एक हाँ ये बात है कि हमारे विपक्ष के कुछ दल, अगर मैं उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी का नाम लूं, जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बहुत ठेठ आरोप किए हैं, सीधे आरोप किए हैं प्रधानमंत्री पे, और ये सार्वजनिक रूप से आरोप किए हैं, अपनी विधानसभा में आरोप किए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका स्पष्टीकरण होना देश के भलाई के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बदनामी तो हो रही है। तो इसको सही स्थिति जनता के सामने आए, देश के सामने आए, दुनिया के सामने आए, इसलिए हमने जेपीसी की मांग की थी। मोदी के सियासी विरोधी आपस में बात मुलाकात कर रहे हैं, पटना से दिल्ली के राउंड लगा रहे हैं, मोदी को हराने के दावे कर रहे हैं, जबकि खुद उन्हीं के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। वो अनशन पर बैठते हैं तो पीछे स्टेज पर न सोनिया की फोटो दिखती है, न राहुल नजर आते हैं। कांग्रेस फरमान जारी कर देती है, सचिन पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी डिक्लेयर कर देती है। जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? तो मुझे आज सुबह मुझे जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। लगातार लड़ाई करवाकर ये सत्ता में बना रहने चाहते हैं। और अगर आज जो अभी तक इतने सालों से चुप रहे, ताज्जुब होता है। यह भी क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि उस समय भाव तोल चल रहा था, किसी को दिल्ली भेजना, किसी को राजस्थान का कब्जा देना, यह भाव तोल चल रहा था। अब भाव तोल का समय लगता है खत्म हो गया, और उस कारण से ये भाव तोल का अब समय खत्म हो गया। अब शायद ये आर पार की लड़ाई में है, लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ, शुरू से लेकर आखिर तक स्वार्थ खुद का। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर खाई कितनी गहरी हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सचिन पायलट जयपुर में और प्रभारी चंडीगढ़ में दूरी इतनी बढ़ चुकी है। दोनों पक्ष इसके हैं। या तो आप हमेशा चुप बैठे रहो, तो जो हो रहा है होने दो, कल कान पकड़ के पब्लिक आपको बाहर करेगी।
पार्टी को ही नुकसान होगा ना, पार्टी ही तो हारेगी। तो एक समय के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर ये नहीं है कि मुंह नहीं खोलना, बात ही नहीं करना, किस तरीके से करना वो बात अलग है, एक दायरा उसका चुन के करना वो बात अलग है। तो अभी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की है ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। और अगर हाईकमांड को ऐसा महसूस होगा तो सचिन जी को आगाह करेंगे जरूर। राहुल जी किसके लिए कह रहे हैं? मोदी जी गलत करने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं। सचिन जी क्या कह रहे हैं? राजस्थान में गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जनता कर रही है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की लड़ाई आज सड़कों पर है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, ये लड़ाई उस समय भी थी कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने। ये मुख्यमंत्री की लड़ाई उस समय सड़कों पे आई। और जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ये कहा गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन कांग्रेस साइड से। आज कांग्रेस हाईकमांड ने 2 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। तो ये तो 2 मुख्यमंत्रियों वाली बात 2018 से चली, आज उसकी परिणति सड़कों पर फिर देखने को मिल रही है। एक कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, एक कुर्सी पकड़ने की होड़ में लगा हुआ है। सोचिए, मोदी के विरोधी लड़ने तो मोदी से चले हैं, लेकिन लड़ आपस में ही रहे हैं। हां, बावजूद इसके सोशल मीडिया पर नैरेटिव मोदी के खिलाफ ही बना रहे हैं। सोनिया गांधी लेख लिखती हैं, मोदी लोकतंत्र के 3 स्तंभों को ध्वस्त कर रहे हैं, यह आरोप लगाती हैं। कांग्रेस उनके लेख को अपनी टाइमलाइन पर घुमाती है। पहला जवाब अमित शाह देते हैं। जितना भी आप मोदी जी को गाली निकालोगे, मैं आपको कहने आया हूं, आपकी माता जी ने भी ये कर देख लिया राहुल बाबा। जितना भी गाली निकालोगे, कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। फिर दूसरा जवाब कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आता है। वो सोनिया गांधी पर तीखा हमला करते हैं, कटाक्ष करते हैं, बैक टू बैक 2 ट्वीट्स करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। और इस दौरान जब राहुल वायनाड पहुंचते हैं तो उनके सामने मंच पर खड़ी होकर प्रियंका राहुल के पैकअप से जुड़ी इमोशनल कहानी सुनाती हैं, इमोशनल कार्ड खेलती हैं और कांग्रेस का इकोसिस्टम इसे फौरन ट्रेंड कराने में लग जाता है। Yesterday, I was packing up his furniture from his house to put it in a store until we find a new place for him to stay. Storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other. And I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me. My husband helped me. I have a family of my own. And I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. I went to his room. Everything was packed. Only the 2 sofas were left. He was sitting there alone. I said to him, tomorrow we are going to Wayanad. I said, I'm not very good at speaking in English, making speeches. So I looked at him. He answered me, don't worry. Speaking in Wayanad is the easiest. All you have to do is talk to them as if you are their family, because you are their family. So here I am today, talking to my family, my brothers and sisters, my brother's family. अतीक अहमद पिछले 6 घंटों में 2 बार कैमरे पर आया और दोनों बार वो एक ही बात बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ऑपरेशन अतीक इस वक्त 2nd स्टेज में चल रहा है। आज की रात कुछ हो सकता है, इसका डर अतीक को सता रहा है। अतीक को लेकर यूपी पुलिस की 4 गाड़ियां इस वक्त राजस्थान की सड़क पर हैं। उदयपुर क्रॉस करके वो मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे, फिर अतीक यूपी पहुंचेगा। करीब 20 घंटों तक अतीक सड़क पर ही रहेगा। पूरे यूपी में चर्चा गर्म है कि अतीक सही सलामत प्रयागराज पहुंच पाएगा या नहीं। क्या इस बार अतीक के लिए कुछ अलग सोचा गया है? अतीक को सड़क के जरिए लाने के लिए क्या इंतजाम है? इस बार क्या अलग किया गया है? सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में।
माफिया को डर लग रहा है। अतीक की गाड़ी तीसरी बार सड़क पर निकली है, मगर पहली बार अतीक अहमद की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। डॉन की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। बीपी की सुई लगातार ऊपर भाग रही है। साबरमती जेल से निकलते ही अतीक बोला, इस बार मुझे मार ही डालेंगे। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन आपको तो उमेश मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, केवल 16 दिन पहले तक अतीक अहमद बेखौफ था। पुलिस यही थी, सड़क यही थी। अहमदाबाद टू प्रयागराज का रूट भी करीब करीब यही था। काफिले का डेस्टिनेशन भी सेम था, लेकिन 16 दिन पहले अतीक का अंदाजा बिल्कुल अलग था। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? 27 मार्च को प्रयागराज की नैनी जेल के गेट पर उतरते ही अतीक अहमद ने बेतकल्लुफी से कहा, काहे का डर? लेकिन पिछले 16 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अतीक के दिल में योगी आदित्यनाथ का डर समा गया है। 16 दिन पहले अतीक केवल विचाराधीन कैदी था, आज वो सजा याफ्ता मुजरिम है। तब वो उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट के सामने पेशी के लिए लाया जा रहा था। इस बार वो उमेश पाल मर्डर केस के मास्टरमाइंड के तौर पर लाया जा रहा है। इन्हीं 16 दिनों में अतीक का कुनबा और अतीक का गैंग मिट्टी में मिला दिया गया। अब माफिया अतीक अहमद का क्या होगा? अतीक की गाड़ी पलटेगी या नहीं? सोशल मीडिया पर जबरदस्त कयासबाजी चल रही है। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम इस बार अलग तरीके से तैयारी करके निकली है। क्या इसीलिए अतीक घबराया हुआ है? तो मैं सिर्फ यही मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें। लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए। अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर के रास्ते में कुछ तो होगा। 4 स्टेट का बॉर्डर क्रॉस होगा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर यूपी। अतीक अहमद 24 घंटे रोड पर रहेगा। रास्ते में क्या क्या हो सकता है, यह सोचकर ही अतीक घबरा रहा है। साबरमती जेल से निकलते ही अतीक को खटका हो गया, इसीलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की याद आने लगी। अतीक सुप्रीम कोर्ट बुदबुदाने लगा। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन आपको तो उमेश मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो 26 मार्च को यूपी पुलिस इसी तरह अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाने के लिए निकली थी। तब अतीक की फैमिली, अतीक के कुनबे की औरतें, अतीक की बहन और उसकी भांजी वकील के साथ पुलिस पार्टी के पीछे पीछे चल रहे थे। इस बार अतीक के पीछे कोई नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर में अतीक अहमद को थोड़ी देर के लिए पुलिस वैन से उतारा गया तो उसका चेहरा फक पड़ गया। उसने आसपास थोड़ी भीड़ देखी, तब जाकर वो कुछ संभला।
डूंगरपुर का एक छोटा सा थाना, उसके अंदर एक कमरे में यूपी का सबसे बड़ा माफिया, बाहर हथियारों के साथ तैनात 100 पुलिस वाले, यूपी पुलिस एसटीएफ की 2 प्रिजन वैन, जिसमें से एक गाड़ी खराब। डूंगरपुर में सीन पूरा फिल्मी हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो अतीक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अतीक अहमद हिंदुस्तान का वो इकलौता माफिया है जिसके परिवार के सभी लोग या तो वांटेड हैं या जेल में हैं। मियां बीवी, बेटे, भाई, बहन और बहनोई सब पुलिस के रेडार पर हैं। जो जेल में नहीं हैं वो फरार हैं, इसलिए अतीक का डरना तो बनता है। पूरा घेरा पुलिस ने बना लिया है और यहाँ अगर आप देखेंगे, अतीक देखिए, आपको दिखेगा इस केस के आईओ मौर्य जो हैं, पीआई मौर्य, वो और अतीक को लेकर के वो सामने आ रहे हैं। यहाँ अतीक जो है उसे किसी से भी इंटरेक्ट करने की कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए देखिए पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे सिक्योरिटी के हिसाब से भी अतीक को यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वैन में ले जा करके अब बैठा दिया गया है। और ये वैन भी मैं आपको बता दूं बहुत ही हाईटेक है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अब अतीक को लेकर के ये गाड़ियाँ तुरंत निकल जाएगी। और यहाँ आप देखिए लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं, उसके पूरे यहाँ देखिए इलाके में भीड़ लगी हुई है। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पे इस पूरे इलाके के लोग, उन्हें पता चल गया कि अतीक आने वाला है। और यहाँ आप देखिए अतीक जो है इस वैन में बैठा हुआ है, मीडिया की तरफ हाथ हिला रहा है और ये कॉन्वॉय अब यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ अगर आप देखें, हम चलते हैं आगे, इस कॉन्वॉय को हमें साथ साथ फॉलो भी करना है। यहाँ गाड़ियाँ जो हैं तैयार हो चुकी है, ये देखिए पहली गाड़ी जो है कॉन्वॉय की, और यहाँ मीडिया की गाड़ियाँ भी तैयार हैं। अतीक को अब लेकर के ये रवाना होंगे। यहाँ से करीब 110 किलोमीटर है उदयपुर का जो डिस्टेंस है यहाँ पे पंकज, और करीब 1.5 घंटा लगेगा कॉन्वॉय को उदयपुर पहुँचने में। अतीक अहमद और उसके परिवार पर कुल 161 मुकदमे दर्ज हैं। अभी बस एक मुकदमे का फैसला आया है। अकेले अतीक अहमद पर 100 मुकदमे हैं। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता के खिलाफ 3 मुकदमे हैं और उस पर 50,000 का इनाम है। अतीक का एक बेटा अली अहमद पिछले 9 महीने से नैनी जेल में बंद है, उस पर 4 मुकदमे हैं। दूसरा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, उमर पर 1 मुकदमा है। अतीक का भाई अशरफ विधायक राजूपाल की हत्या का मुख्य आरोपी है। अशरफ बरेली जेल में बंद है, उस पर 52 मुकदमे हैं। अतीक का 19 साल का बेटा असद 5 लाख का इनामी बदमाश है, उस पर उमेश पाल की हत्या का मुकदमा है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे यूपी पुलिस की रिमांड होम में कैद हैं। तांगेवाले के बेटे से माफिया, फिर नेता, विधायक, सांसद और अब योगी की पुलिस का कैदी बना अतीक अहमद अपने आप में चुनाव का मुद्दा भी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है। यूपी के निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निकाय चुनाव में जो आगे रहेगा 24 के लिए उसका मोमेंटम बनेगा। इसलिए सारी की सारी पार्टियां निकाय चुनावों के लिए कमर कस रही हैं। योगी आदित्यनाथ के पास माइलेज है क्योंकि वो माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं कर सकता है और कोई गुंडा, कोई चक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहाँ दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले मुख्तार अंसारी का इलाज किया। उसे पंजाब की जेल से निकालकर यूपी की जेल में लाया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। मुख्तार अंसारी गैंग को मिट्टी में मिलाने के बाद योगी ने अतीक अहमद का हिसाब शुरू किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार अतीक अहमद के 1400 करोड़ के साम्राज्य पर
बुलडोजर चलवा चुकी है। प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन को समतल करके वहां सरकारी घर बनवा दिए गए। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस ने एक कैटलिस्ट का काम किया। योगी ने इसकी तैयारी पहले से करके रखी थी। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। अतीक अहमद 40 साल से अपराध और राजनीति में है। उसे पहली बार सजा दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। अतीक के खिलाफ यूपी पुलिस का हर एक्शन योगी की सख्त प्रशासक वाली छवि को मजबूत कर रहा है। योगी माफिया को टाइट कर रहे हैं। योगी डॉन की चूलें कस रहे हैं। ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की 2 पॉलिटिकल यूएसपी है। पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा एग्रेसिव हिंदुत्व। अतीक का केस दोनों में फिट बैठता है। यानी अतीक और उसके गैंग के खिलाफ जितना कड़ा एक्शन होगा, योगी का वोट उतना ही बढ़ेगा। यह योगी इफेक्ट है कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का नाम लेना बंद कर दिया। और यह भी योगी इफेक्ट ही है कि मायावती ने अतीक की पत्नी ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली के टिकट काट दी। आपको लगता है कि 100 मुकदमे, 100 से ज्यादा मुकदमे, इतने साल का आपराधिक इतिहास, तो कहीं ना कहीं ढिलाई हुई, छूट मिली या सिस्टम ने साथ दिया अतीक अहमद? आप जानते हैं कि इनके साथ पूरा सिस्टम था। सरकार इनके इशारे पर 2017 से पहले काम करती थी और इन लोगों ने पूरी तरह से सरकारी तंत्र को अपनी कठपुतली बना के रखा था। आज मैं कह सकता हूँ एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचेगा नहीं। हम एक एक अपराधी और अपराध को सफाई तक अपना अभियान जारी रखेंगे। हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। अतीक के खिलाफ योगी का एक्शन न होता तो अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन प्रयागराज का मेयर बनने के लिए चुनाव मैदान में होती। मुमकिन है कि अतीक गैंग के बाहुबल का प्रयोग करके वो चुनाव जीत भी जाती। अब इसकी संभावना 0 हो गई है। यूपी के निकाय चुनाव में जब वोट पड़ेंगे तब अतीक अहमद भी मुद्दा बनेगा। प्रयागराज में अतीक अहमद के इलाके में बीजेपी कमजोर है। योगी का पुलिस एक्शन यहां बीजेपी को नई ताकत देगा। बीजेपी को उम्मीद है कि अतीक पर योगी सरकार का एक्शन निकाय चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। वोटर तक सीधा मैसेज जाएगा कि गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। दूसरा, प्रयागराज और आसपास के जिलों में बीजेपी प्रचार करेगी कि विपक्षी पार्टियां पहले भी गुंडों माफियाओं को बढ़ावा देती थी और अब फिर बीएसपी उस शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का कैंडिडेट बना रही थी, जिस पर उमेश पाल की हत्या का आरोप लग गया है। अतीक का डर अच्छा है, योगी के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए अच्छा है। अतीक जितना डरेगा योगी का वोट उतना ही बढ़ेगा। निकाय चुनाव आमतौर पर लोकल मुद्दों का इलेक्शन होता है। गली मोहल्ले, नाली और सफाई के नाम पर वोट पड़ते हैं। लेकिन निकाय चुनाव से ठीक पहले अतीक अहमद को तीसरी बार रोड पर लाने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया। यूपी की सियासत में इन दिनों कुछ अजब गजब चीजें हो रही हैं। अखिलेश यादव दलित वोटों के लिए लड़ रहे हैं। मायावती पिछड़ा और ब्राह्मण कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ अपने कोर वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी का कोर वोटर अतीक पर एक्शन से खुश है। नए वोट जोड़ने के लिए बीजेपी पसमानदा मुस्लिम मोहल्लों में जाने लगी है। यानी बीजेपी दोनों मोर्चों पर काम कर रही है। हिंदू वोट भी आए और मुस्लिम वोट छूट न जाए।
अतीक कहता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करा लो। यूपी पुलिस इसके लिए कोर्ट में अपील कर सकती थी, लेकिन माफिया का इतना फेवर क्यों करना? इसलिए योगी सरकार ने अतीक को लाने के लिए प्रिजन वैन भेज दिया। यूपी एसटीएफ वारंट बी लेकर साबरमती जेल पहुंची और अतीक की यूपी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। यहाँ पे उसे थाने पे रोका गया है और यहाँ आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार अतीक की सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। और हमने देखा रास्ते में जो गाड़ियां भी 2-3 बार जो धीरे हुई, शायद इसी वजह से था, इस थाने को शायद ट्रैक किया जा रहा था। उसे यहाँ पुलिस थाने पर ला करके रोका गया है क्योंकि हमने देखा अचानक गाड़ी जो है वो डिटोर कर रही थी। जिस रूट पे जाना चाहिए था गाड़ी को, वहाँ से अचानक गाड़ी इस ब्रिज पर ना चढ़ के, ये जो ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे सीधा निकलना था गाड़ी को, लेकिन इस पे से ना निकल के गाड़ी जो है वो यहाँ नीचे उतर गई। और बाद में हमने देखा कि ये बीछीवाड़ा थाना है जहाँ पर ला करके गाड़ी को रोका गया, क्योंकि जो चर्चा चल रही है अतीक की सुरक्षा को लेकर के कि उसे सुरक्षित यूपी पुलिस प्रयागराज तक लेके जाए, यहाँ आप देखिए यूपी पुलिस की तरफ से तमाम वो मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि अब अगर उसे कहीं रोका भी जाए तो या उसे गाड़ी से अगर बाहर निकालना भी है तो वो सुरक्षित जगह हो, या तो कोई पुलिस थाना हो या कोई पुलिस छावनी हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीछीवाड़ा में जो ये थाना है, यहाँ पे अतीक को रोका गया। अतीक जब तक यूपी में रहेगा डरता ही रहेगा। अगर वो सही सलामत प्रयागराज पहुंच गया तो फिर कोर्ट में पेशी के लिए नैनी जेल से निकाला जाएगा, कोर्ट से वापस जेल पहुंचाया जाएगा, फिर किसी दिन उसके गुजरात रिटर्न का फरमान आ जाएगा। सड़क पर कुछ हो या ना हो, गाड़ी पलटे या न पलटे, कोई हादसा हो या ना हो, अतीक अहमद चैन से बैठ नहीं पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।